हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 में झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इन 40 क्वेश्चंस को कैसे हमें कवर करना है, मेरा 40 में 40 सही कैसे होगा, कौन कौन वो बुक हैं जिसको पढ़कर मैं 40 के 40 क्वेश्चंस कर सकता हूँ, तो इन सारे सवालों के जवाब मैंने एक वीडियो बनाया है। आप वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि आपके पास झारखंड जीके की 2 बुक होनी चाहिए, एक उड़ान पब्लिकेशन की और एक ल्यूसेंट की। आप किसी एक बुक को करके 40 के 40 क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। और थ्योरी वाली बुक के साथ ही साथ आपको झारखंड ऑब्जेक्टिव की जो 7500 प्लस वाली नई बुक आई है मनीष रंजन सर की, आपको उस बुक को भी रखना है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर है भी तो बहुत अच्छा। आपको क्या करना है, बुक को सामने रखना है, नहीं है तो भी आप इसको आराम से बैठ के कान में हेडफोन लगा के सुनिए, आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड ऑब्जेक्टिव 7500 प्लस क्वेश्चन जिसमें है मनीष रंजन सर की बुक इतिहास, आज हम पूरा कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। आज हम झारखंड के इतिहास को पूरा कवर कर लेंगे। आप एक एक क्वेश्चंस को आराम से बैठ के सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, स्पीड बढ़ा करके सुनिए, आपको याद हो जाएगा। और 40 के 40 क्वेश्चंस आप करेंगे आप अगर हमारे साथ 70 दिनों तक काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के इतिहास के पहले प्रश्न से। झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की हैं? इसका सही जवाब होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित हैं? झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित हैं? तो झारखंड के हजारीबाग में इस्को गुफाएं स्थित हैं। झारखंड के हजारीबाग में इस्को गुफाएं स्थित हैं। देहोंगी पुरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा हजारीबाग में है। देहोंगी पुरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में। देहोंगी पुरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में। निम्न में से किस पुरा पाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? इसको से। तो इसको एक ऐसा पुरा पाषाण कालीन स्थल है जो हजारीबाग में है और यहाँ से चित्रकारी का नमूना मिला है। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल रामगढ़ में है? तो कुसुमगढ़। तो एक कुसुमगढ़ है जो कि एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है और यह रामगढ़ जिले में है। कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? कुसुमगढ़ में। पूरा पाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बजना पलामू में। पलामू एक झारखंड का जिला है जिसमें बजना एक जगह है, तो यह बजना पूरा पाषाण कालीन स्थल है जो कि पलामू में पड़ता है। क्या करसो गढ़वा में है? नहीं। क्या झाबर रामगढ़ में है? नहीं। क्या हजारीबाग में मांडू है? नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बजना पलामू। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भवनाथपुर। किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा भवनाथपुर से। प्रागैतिहासिक काल कौन से काल को कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं इतिहास के जब वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है उसे भी बताऊंगा। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर भैंसा का चित्रण किया गया है। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर भैंसा का चित्रण किया गया है। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? दूध पानी से। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन, किस स्थल के उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? दूध पानी से। दूध पानी एक नवपाषाण कालीन स्थल है, यह किस जिले में स्थित है? दूध पानी एक नवपाषाण कालीन स्थल है, यह हजारीबाग जिले में स्थित है। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल है, यह हजारीबाग जिले में स्थित है।
किस पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? डुमडुमा जो कि एक पुरापाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुगलकालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? मुगलकालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? तो मुगलकालीन कुंपा का किला चतरा में स्थित है। कुंपा का किला मुगलकालीन किला है और वह चतरा में स्थित है। नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं। किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर के निर्मित चाकू मिले हैं? रारू नदी तट पर जो नवपाषाणकालीन स्थल है, वहां से पत्थर से निर्मित चाकू मिले हैं। चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण में प्राप्त हुए हैं। चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध स्मारक के साक्ष्य डालमी से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में। धनबाद एक नवपाषाणकालीन, धनबाद के बुद्धपुर जो कि एक नवपाषाणकालीन स्थल है। तो आपसे अगर पूछेगा कि बुद्धपुर कहाँ है, धनबाद में है और यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है। अगला देखते हैं, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के मिले हैं। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत के, याद कीजिएगा सारे क्वेश्चंस आपको यहीं याद करने हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर के लिए क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि कहा गया है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि कहा गया है। निम्न में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है? निम्न में से शम्स ए सिराज अफीक ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है। शम्स ए सिराज अफीक ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है। आगे देखते हैं कि किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो किसकी रचनाओं में? तो कबीर दास की रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। कबीर दास की रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? बोरमैन की। बोरमैन की पुस्तक है द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? D.N. मजुमदार के बुक से हमें चेरो, खरवार, भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक हैं डाल्टन साहब। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक हैं डाल्टन साहब। नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? एल टिकेल की बुक है नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के। हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन 1991 में करवाया गया। हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन 1991 में करवाया गया। किस पुरापाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो किस पुरापाषाणकालीन से? इसको से। इसको कहाँ है? हजारीबाग में है। निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? दरगाम जो कि एक पुरापाषाणकालीन स्थल है, वह चाईबासा में स्थित है। पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं। कौन से नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर के स्लेट मिले हैं? तो बुर्जू नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर के स्लेट हमें प्राप्त हुए हैं। दरगामा गांव
ताम्रपाषाण कालीन स्थल है? दरगामा गांव ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। दरगामा गांव ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो बसिया, ठीक है, बसिया से लोहे की आरी मिली है। यह एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। अब प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो बिरहोर जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है। इन चारों ऑप्शंस में बिरहोर, बिरजिया, बतूड़ी, गोंड, इन चारों ऑप्शंस में सबसे प्राचीन बिरहोर है। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? इसका सही जवाब होगा असुर। असुर जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का निर्माण किस नदी तट से मिलता है? खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का निर्माण जो है वो दक्षिणी कोयल नदी से मिलता है। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का निर्माण दक्षिणी कोयल नदी तट से मिलता है। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? तो मुंडा जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे। मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो मदरा मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था। मदरा मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? उरांव जनजाति दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। उरांव जनजाति दक्षिण भारत से झारखंड में आकर निवास करने वाली जनजाति है। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? कुड़ुख भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है। कुड़ुख भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? सही जवाब होगा इसका कि ब्रिटिश काल में संथालों को संथाल परगना में बसाया गया था। ब्रिटिश काल में संथालों को संथाल परगना में बसाया गया था। आगे देखते हैं। उरांव उन जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? तो हो जनजाति ने उरांव जनश्रुतियों के अनुसार इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड एक वैदिक युग। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो चाईबासा शहर के लिए श्रीवास नाम का प्रयोग किया गया है। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए श्रीवास नाम का प्रयोग किया गया है। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए श्रीवास नाम का प्रयोग किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो सबर जनजाति ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में सबर जनजाति निवास करती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में सबर जनजाति निवास करती थी। झारखंड में बौद्ध धर्म। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? डॉक्टर वीरोत्तम ने गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है। डॉक्टर वीरोत्तम की पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताया गया है। याद हो गया आपको? झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर वीरोत्तम झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं और इन्होंने अपने पुस्तक में कहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म झारखंड में हुआ था। निम्न में से किसने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? निम्न में से किसने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? तो आर.सी. बोकन ने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी। ठीक है, पाकबीरा में आर.सी. बोकन के द्वारा बौद्ध खंडहर की खोज की गई थी। पाकबीरा में आर.सी. बोकन के द्वारा बौद्ध खंडहर की खोज की गई थी। खूंटी जिले के बेलवादाग ग्राम से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खूंटी जिले के बेलवादाग ग्राम से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खूंटी जिले के बेलवादाग ग्राम से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज कनिंगम के द्वारा की गई थी। राजमहल क्षेत्र स्थित
कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज कनिंघम के द्वारा की गई थी। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो रांची के आसपास के क्षेत्र से कुषाण राजवंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची के आसपास के क्षेत्र से कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस सदी की बुद्ध मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिषद से प्राप्त हुई हैं? 7वीं सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई हैं। 7वीं सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर से प्राप्त हुई हैं। झारखंड में बौद्ध धर्म। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं। जो पवनपुर है वह एक प्रसिद्ध जैन स्थल है। पवनपुर एक प्रसिद्ध जैन स्थल है। आचरांग सूत्र से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। आचरांग सूत्र से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। जैन साहित्य के अनुसार 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैन साहित्य के अनुसार 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी। उसके बाद देखिए किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? पार्श्वनाथ जो कि एक 23वें जैन तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। सम्मेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सम्मेद शिखर जी पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है, जिसे पारसनाथ शिखर पहाड़ भी कहा जाता है। जंगल लाइफ इन इंडिया किसकी पुस्तक है? जंगल लाइफ इन इंडिया वी वॉल की पुस्तक है। जंगल लाइफ इन इंडिया वी वॉल की पुस्तक है। झारखंड और मगध साम्राज्य के बीच संबंध। मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मगध महाजनपद के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। मगध महाजनपद के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। झारखंड का पहाड़ी, पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे? झारखंड का पहाड़ी, पठारी तथा जंगल के क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे? तो यह मगध का हिस्सा था। मगध का विस्तार गंगा और किस नदी के बीच में था? मगध का विस्तार गंगा और सोन नदी के बीच में है। मगध का विस्तार गंगा और सोन नदी के बीच था। किस साहित्यकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? आर रामशास्त्री के अनुसार झारखंड चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। आर रामशास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है। अशोक के किस शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 8वें शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के शिलालेख में 8वें जनजाति का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। अशोक के शिलालेख में 8वें जनजाति का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख में 8वें जनजाति का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था राजनीति शास्त्र का, तो उसमें झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुट देश का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो आटविका। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए आटविका की नियुक्ति की गई थी। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? इंद्रवाहक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है, ऐसा अर्थशास्त्र में कहा गया है। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह था।
मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। याद रहेगा आपको। अब निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो दक्षिणापथ मार्ग, जो मौर्यकालीन मार्ग था दक्षिणापथ, वह झारखंड से होकर गुजरता था। निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो सीथियन सिक्के चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। इंडो सीथियन सिक्के चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? समुद्रगुप्त ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। समुद्रगुप्त ने झारखंड में अपना विजय अभियान चलाया था। निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश का प्रयोग किया था? मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया था। तो हरिसेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड शब्द का प्रयोग किया था। हरिसेन के द्वारा अपने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया गया था। वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? शशांक। वेनसांग के अनुसार शशांक ने पूरे झारखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वेनसांग के अनुसार शशांक ने पूरे झारखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब आगे देखते हैं। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। उसके बाद निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? तो गुर्जर प्रतिहार ने भी किया है, राष्ट्रकूट ने भी किया है, पाल ने भी यहाँ पर आक्रमण किया है। तो सातवाहनों ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। वहीं पर अब देखिए झारखंड और स्थानीय राजवंशों का उदय। रक्सैल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? रक्सैल राजवंश की स्थापना पलामू जिले में हुई थी। रक्सैल राजवंश की स्थापना पलामू जिले में हुई थी। क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? क्योंझर राजवंश सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था। क्योंझर राजवंश सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था। नागवंश राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी। नागवंश राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी। सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई? सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई? तो रीता मुंडा के नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई। सूतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? सूतिया नागखंड 7 गढ़ों में विभक्त था। सूतिया नागखंड राज्य जो था वो 7 गढ़ों में विभक्त था। जो निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? तो सूतिया नागखंड के गढ़ को आपको याद रखना है कि 7 गढ़ों में वो विभक्त था। उसके जो गढ़ हैं हजारीबाग, पालूनगढ़, मानगढ़, तो ये तीनों तो हैं, लेकिन पलामूगढ़ सूतिया नागखंड का हिस्सा नहीं था। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पलामूगढ़ सूतिया नागखंड का हिस्सा नहीं था। वहीं पर निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ था? तो सुरगुगढ़ सूतिया नागखंड का एक गढ़ है। तो आपको 4 नाम याद हो गए सूतिया नागखंड के: सुरगुगढ़, मानगढ़, हजारीबाग, पालूनगढ़। तो सुरगुगढ़ एक सूतिया नागखंड का एक गढ़ था। सूतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? सूतिया पाहन ने अपने 7 राज्यों को 21 परगनों में विभाजित किया था। सूतिया पाहन के द्वारा बनाया गया राज्य था सूतिया नागखंड। उसने अपने सूतिया नागखंड को 7 गढ़ों में विभाजित किया था और 21 परगनों में। निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? तो बुद्धपुर सूतिया नागखंड का एक परगना नहीं था। खुखरा, बिरना, लचरा ये सारे सूतिया नागखंड के परगने हैं थे। अब नागवंश के बारे में देखते हैं। फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? फनी मुकुट राय ने नागवंश राज्य की स्थापना की थी। नागवंश राजवंश का संस्थापक कौन? फनी मुकुट राय। अब देखते हैं निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? निम्न में से किस क्षेत्र पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गढ़वा पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था। रामगढ़, गोला, पलानी इन सब जगहों में नागवंशी शासक का आधिपत्य था। गढ़वा में नागवंश शासक का आधिपत्य नहीं था। आगे देखते हैं नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियाम्बे थी। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियाम्बे थी।
नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को 66 परगनों में विभाजित किया था। नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को 66 परगनों में विभाजित किया था। निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी? तो बेनीराम मेहता ने नागवंशावली तैयार किया था। बेनीराम मेहता ने नागवंशावली तैयार किया था। कौन नागवंशी शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर चूटिया ले गया था? तो प्रताप रॉय, जो कि एक नागवंशी शासक था, इसने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चूटिया लेकर गया था, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर तट पर स्थित था। नागवंशी शासकों ने किस निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? नागवंशी शासकों ने निम्न में से कर्ण की उपाधि धारण की थी। नागवंशी शासकों ने कर्ण की उपाधि धारण की थी। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित कर ली थी? तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से भीमकर्ण ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली थी। भीमकर्ण, जो कि एक नागवंशी शासक था, उसने बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली थी। रक्सैल वंश जो था, निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? तो रक्सैल वंश एक राजपूत वंश था। चेरो वंश, मान वंश ये राजपूत वंश नहीं थे। फिर उसके बाद पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सैल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? तो पलामू क्षेत्र पहुंचने पर रक्सैल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। पलामू पहुंचने पर रक्सैल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। कुंडेलवा में किस वंश का शासक था? कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? रक्सैल वंश का। रक्सैल वंश का शासक कुंडेलवा में था, तो कुंडेलवा में रक्सैल वंश का शासन था। चेरो खरवार वंश। पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? चेरो खरवार वंश ने। चेरो खरवार वंश ने पलामू के जपला क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक प्रताप धवल खरवार था। चेरो खरवार वंश का सबसे प्रतापी शासक चेरो थलवार धवल था। ठीक है। उसके बाद तिलैत, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित हैं? तिलैत, याद रखिएगा नाम, तिलैत, ताराचंडी और फुलवारी शिलालेख चेरो खरवार वंश से संबंधित है। तिलैत, ताराचंडी और फुलवारी शिलालेख चेरो खरवार वंश से संबंधित है। दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? तो दक्षिण भारत में उरांव जनजाति के साथ माहे जनजाति ने प्रवेश किया था। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र में मान वंश के द्वारा शासन किया गया था। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र में मान वंश के द्वारा शासन किया गया था। मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर, जो कि धनबाद में स्थित है, का शिलालेख था, जो कवि गंगाधर के द्वारा लिखित था। मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर का शिलालेख था, जो कि कवि गंगाधर द्वारा लिखित था। मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर का एक शिलालेख था, जो कवि गंगाधर के द्वारा लिखा गया था। किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? सबर जनजातियों ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था। बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? बागदेव सिंह ने रामगढ़ की स्थापना की थी। बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? तो रामगढ़ राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे और रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने किया था। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ राज्य की राजधानी थी सीसिया। रामगढ़ राज्य की राजधानी सीसिया थी। रामगढ़ राज्य को किसने बसाया था? तो बागदेव सिंह ने। अब देखते हैं खड़गडीहा राज्य। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में खड़गडीहा राज्य की स्थापना हुई थी। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में खड़गडीहा राज्य की स्थापना हुई थी। खड़गडीहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? खड़गडीहा राज्य का संस्थापक हंसराज देव को माना जाता है। पंचेत राज्य।
पंचेत राज्य किस क्षेत्र में स्थापित था? पंचेत राज्य मानभूम क्षेत्र में स्थापित था। पंचेत राज्य मानभूम क्षेत्र में स्थापित था। निम्न में से किस राजा का संबंध पंचेत राज्य से था? जो अमित लाल है उसका संबंध पंचेत राज्य से था। अमित लाल का संबंध पंचेत राज्य से था। पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था? पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ था। कपिला गाय की पूंछ पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह था। सिंह वंश, निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? तो सिंहभूम जो कि झारखंड का एक जिला है, तो सिंहभूम में सिंह वंश का प्रभुत्व था। सिंहभूम में सिंह वंश का प्रभुत्व था। निम्न में से किसने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? तो W.W. हंटर ने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था। W.W. हंटर ने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था। सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज, सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज पुस्तक को टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया था। सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज पुस्तक को टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया था। पोड़हाट राज्य के संस्थापक कौन थे? पोड़हाट राज्य के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। पोड़हाट राज्य के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। किस सिंह वंशीय शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? तो किस सिंह वंशीय शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब होगा अच्युत सिंह ने। अच्युत सिंह ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पदस्थापित किया था। किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भुइयां विद्रोह शुरू हुआ था? जगन्नाथ सिंह के अत्याचार के फलस्वरूप, जगन्नाथ सिंह जो कि सिंह वंशीय शासक था, इसके अत्याचार के फलस्वरूप भुइयां विद्रोह शुरू हुआ था। निम्न में से किस राजवंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता था? ढाल वंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता था। ढाल वंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता था। किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? तो बेंगलर के अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी। अब झारखंड और मध्यकालीन इतिहास, झारखंड और दिल्ली सल्तनत के कुछ संबंधों को देखेंगे। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर क्षेत्र का शासक कौन था? इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर क्षेत्र का शासक हरिकर्ण था। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक हरिकर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति डैश ने 1310 में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली की थी। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने? तो मलिक कफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली की थी। किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? तो इसका सही जवाब होगा तुगलक। तुगलक वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। तुगलक वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। तुगलक वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा किले पर अधिकार किया था। निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सतगांव को राजधानी बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सतगांव को अपनी राजधानी बनाया था। सूर्यवंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री कपिलेंद्र ने की थी। सूर्यवंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री कपिलेंद्र ने की थी। सूर्यवंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री कपिलेंद्र ने की थी। कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? तो रक्सैल वंश और नाग वंश के बीच भीषण युद्ध हुआ था कोराम्बे में। रक्सैल वंश नाग वंश के बीच भीषण युद्ध हुआ था कोराम्बे में। वहीं पर कोराम्बे में झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता होगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। तो ये इसका जब हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे, ल्यूसेंट, क्राउन, जिससे भी पढ़े, तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा।
हल्दी घाटी, झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? कुराम्बे को। कुराम्बे में रक्सैल और नागवंश के बीच भीषण युद्ध हुआ था। चैतन्य चरितामृत के रचनाकर कौन थे? चैतन्य चरितामृत के रचनाकर कृष्णा दास हैं। चरितामृत के रचनाकर कृष्ण दास थे। किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? किसका उल्लेख? तो कुराम्बे का उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है। कुराम्बे का उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है। अब देखेंगे झारखंड और मुगल वंश। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? मुगल वंश के समय पलामू में रक्सैल वंश का शासन था। मुगल वंश के समय पलामू में रक्सैल वंश का शासन था। द नागवंशी एंड द चेरोज बी वीरोत्तम की पुस्तक है। द नागवंशी एंड द चेरोज बी वीरोत्तम की पुस्तक है। द नागवंशी एंड चेरोज बी वीरोत्तम की पुस्तक है। बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक भगवत राय को माना है। वी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक भगवत राय को माना है। शेर शाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? शेर शाह ने भगवत राय को पराजित कर, शेर शाह ने किसे पराजित कर? तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा मेदिनी रॉय था। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा मेदिनी रॉय था। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा मेदिनी रॉय था। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा मेदिनी रॉय था। टकुराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? टकुराई की लड़ाई अब्दुल रहीम खाने खाना और जुनैद कर्रानी के बीच हुआ था। टकुराई की लड़ाई अब्दुल रहीम खाने खाना और जुनैद कर्रानी के बीच हुआ था। मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? मुगल आक्रमण के समय नागवंश का संस्थापक जो था, नागवंश का शासक मधुकर शाह था। मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक मधुकर शाह था। कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? रंजीत सिंह मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था। चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में सैनिक भेजा था। वहीं पर मान सिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? मान सिंह ने रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया था। मान सिंह ने रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया था। वहीं पर शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? तो शंख नदी में हीरे पाए जाते थे, आपको यह याद रखना है। तो शंख नदी में हीरे जो पाए जाते थे तो मुगल वंश को झारखंड की ओर ध्यान इसका खींचा था। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने मुगल वंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था। अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? दुर्जन साल ने। अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? दुर्जन साल ने। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरों का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? जहांगीर की आत्मकथा में। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरों का विवरण जहांगीर की आत्मकथा में किया गया है। किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। जहांगीर ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? दुर्जन साल ने 6000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? सहबल रॉय ने। सहबल रॉय एक चेरो राजा थे जिन्होंने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था। सहबल राय ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था। अब आगे, शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? शाहजहां ने 1622 में विद्रोह कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। शाहजहां ने 1622 ईस्वी में विद्रोह कर राजमहल क्षेत्र में अधिकार किया था। शाहजहां ने किस चेरो राजा को 1000 मनसब प्रदान किया था? प्रताप रॉय को। शाहजहां ने प्रताप रॉय जो कि एक चेरो राजा थे उसे 1000 मनसब प्रदान किया था। 1000 मनसब, ये मनसब क्या होता है? पद होता था। ठीक है। औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था?
औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? तो पलामू का फौजदार मनकली खान को नियुक्त करने वाला औरंगजेब था। किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? तो मेदिनी रॉय का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था। मेदिनी रॉय का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था। मेदिनी रॉय के बाद उसका उत्तराधिकारी रुद्र रॉय बना। मेदिनी रॉय के बाद उसका उत्तराधिकारी रुद्र रॉय बना। किस शासक ने चुटिया का नाम राम मंदिर बनवाया था? किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? रघुनाथ शाह ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था। रघुनाथ शाह ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था। किस किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? पलामू किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है। पलामू किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है। मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी? राजमहल में। कहाँ पर? राजमहल में। कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुंडा राज्य की स्थापना राम सिंह ने की थी। कुंडा राज्य की स्थापना राम सिंह ने की थी। किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? तो दलेल सिंह ने। दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी। दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था? शाइस्ता खां जो कि एक मुगल सेनापति था, उसके द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था। निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? तो यदुनाथ शाह ने। यदुनाथ शाह ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। यदुनाथ शाह ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने चतरा पर आक्रमण किया था। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने चतरा पर आक्रमण किया था। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने चतरा पर आक्रमण किया था। अब आगे, किस नागवंशी शासक ने के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? तो किस नागवंशी? तो उदय शाह जो कि एक नागवंशी शासक था, उसके शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था। उदय शाह के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था। उदय शाह के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? दर्पनाथ शाह के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था। दर्पनाथ शाह जो कि एक नागवंशी शासक थे, उसके शासनकाल में पहली बार अंग्रेजों का झारखंड में एंट्री हुआ था। हिदायत अली खां ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? हुसैनाबाद को। हिदायत अली खां ने हुसैनाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। हिदायत अली खां ने हुसैनाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। 1748 से 1750 ईस्वी में 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी। उसका नेतृत्व मीर हबीब ने कर रहा था। 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी और इसका नेतृत्व मीर हबीब के द्वारा किया जा रहा था। 1748 से 1750 ईस्वी के बीच मराठों ने राजमहल क्षेत्र को लूटा था और उसका नेतृत्व जो मीर हबीब कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? तो इसका सही जवाब होगा दर्पनाथ शाह। किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? दर्पनाथ शाह से। बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? 1712 ईस्वी में। बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी 1712 ईस्वी में कराई थी। 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? 6 राज्य की राजधानी बीघा में थी। 6 राज्य की राजधानी बीघा में थी। 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? तो सही जवाब है हेमंत सिंह ने। हेमंत सिंह ने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी 1620 ईस्वी में। अब झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन 1767 में हुआ था। याद रखिएगा, झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन 1767 में हुआ था। कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था?
कंपनी ने फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था। फर्ग्यूसन के नेतृत्व में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड पर आक्रमण करने के लिए, सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था? फर्ग्यूसन को भेजा था। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? नीमू ढाल को। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर नीमू ढाल को शासक नियुक्त किया था। नीमू ढाल को शासक नियुक्त किया था। अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोड़हाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोड़हाट के राजा के मध्य संधि 1773 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोड़हाट के राजा के मध्य संधि 1773 ईस्वी में हुई थी। 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटा नागपुर खास, पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार जैकब को सौंपा। 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटा नागपुर खास, पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार जैकब को सौंपा। उसके बाद कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व घोषित कर दिया? कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व घोषित कर दिया? 1899 में। किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य अधिकार स्थापित करा दिया? मेजर एडम्स ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित करा दिया। अब हम लोग देखेंगे आगे। मुगल बादशाह शाह आलम ने 26 लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। मुगल बादशाह शाह आलम ने 26 लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। अब हम लोग देखेंगे विद्रोह, तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? तमाड़ विद्रोह उरांव जनजाति से संबंधित है। तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? तमाड़ विद्रोह 1789 में शुरू हुआ था। तमाड़ विद्रोह 1789 में शुरू हुआ था। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तो उरांव जनजाति से। अब हम लोग देखेंगे चेरो विद्रोह। सन 1800 में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? सन 1800 में चेरो विद्रोह राजा के विरुद्ध शुरू हुआ था। जब मैं आपको झारखंड का इतिहास थ्योरेटिकल में थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है और इसे याद कर लेना है, ठीक है? वहाँ पर आप थ्योरी कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, ठीक है? अब देखिए, कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था? कंपनी ने जयनाथ सिंह को अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था। कंपनी ने जयनाथ सिंह को अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था। अब देखिए, निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? तो भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। सन 1821-22 में छोटा नागपुर क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। सन 1821-22 में छोटा नागपुर क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान रफसेज के पास थी। कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? कोल विद्रोह जो है वो दीकू और जमींदार के खिलाफ प्रारंभ हुआ था। कोल विद्रोह जो है वो दीकू व जमींदार के खिलाफ प्रारंभ हुआ था। कोल विद्रोह कोल एवं मुंडा जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। कोल विद्रोह कोल एवं मुंडा जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है जतरा भगत के द्वारा नहीं किया जा रहा था, लेकिन बुद्ध भगत, सिंह रॉय और सूर्य मुंडा के द्वारा किया जा रहा था। तो आपको बताना होगा कोल विद्रोह का नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा नहीं किया जा रहा था। कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? तो कोल विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में सेना गई थी। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने रेगुलेशन 13 कानून बनाया था। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने रेगुलेशन 13 कानून बनाया था।
कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने रेगुलेशन 13 नामक कानून बनाया था। कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया। उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? विल्किंसन को। किसे? विल्किंसन को। कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया और उस क्षेत्र का प्रथम गवर्नर विल्किंसन को घोषित किया गया, नियुक्त किया गया। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा था। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा था। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व बड़ा भूम के राजा ने किया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व बड़ा भूम के राजा ने किया था। भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? भूमिज विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था। भूमिज विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? कंपनी ने ली ग्रांड को भूमिज विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। कंपनी ने ली ग्रांड को कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो कंपनी ने टीमर को, आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, कंपनी ने टीमर को भूमिज विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? भूमिज विद्रोह में खरसावां के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। भूमिज विद्रोह में खरसावां के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था? हजारीबाग। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप हजारीबाग जिले का गठन हुआ था। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप हजारीबाग जिले का गठन हुआ था। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप मानभूम जिले का गठन हुआ था। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप मानभूम जिले का गठन हुआ था। आप इसे करेक्ट कीजिएगा। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप मानभूम जिले का गठन हुआ था। फिर से एक बार बताते हैं, भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप मानभूम जिले का गठन हुआ था। झारखंड के किस क्षेत्र को दामिन ए कोह कहा गया था? तो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र को दामिन ए कोह कहा गया था। झारखंड के संथाल परगना को दामिन ए कोह कहा गया था। संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते हैं? संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को कमियां कहते हैं। संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को कमियां कहते हैं। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। निम्न में से किस विद्रोह का नारा था? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो संथाल विद्रोह का नारा था। संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। वहीं पर सिद्धू एवं कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी? बरहेट में। सिद्धू एवं कान्हू को बरहेट, साहिबगंज के बरहेट में इन्हें फांसी दी गई थी। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई? 30 नवंबर 1856 को संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना जिले की स्थापना हुई, जिसमें अभी 3 जिले आते हैं, गड्डा, पाकुड़ और दुमका। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई? 30 नवंबर 1856 को। संथाल परगना का प्रथम न्यायाधीश किसे घोषित किया गया था? संथाल परगना का प्रथम न्यायाधीश एसली एडेन को नियुक्त किया गया था। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम जिलाधीश एसली एडेन को नियुक्त किया गया था, एसली एडेन को। प्रतिवर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 30 जून को हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे सरदारी आंदोलन के बारे में। झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है? सरदारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? एसी रॉय ने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है। एसी रॉय ने
अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है। निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो बेगारी प्रथा की समाप्ति सरदारी आंदोलन का उल्लेख नहीं था, लेकिन सरदारी आंदोलन का जो उल्लेख था वह था जाति प्रथा की समाप्ति, जमींदारों को भगाना और भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना सरदारी आंदोलन का उद्देश्य था। बेगारी प्रथा की समाप्ति नहीं थी। वहीं पर अब देखेंगे हम खरवार आंदोलन को। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था? खरवार आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था। खरवार आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था। खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? सफाहोर। सफाहोर खरवार आंदोलन का दूसरा नाम था। सफाहोर खरवार आंदोलन का दूसरा नाम था। वहीं पर खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? खरवार आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। खरवार आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया था? खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को बाबजिया कहा गया था। खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को मतलब खरवार आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला या फिर उसमें शामिल नहीं वाले लोगों को बाबजिया कहा गया था। अब हम देखेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ? बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में शुरू हुआ। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में शुरू हुआ। निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। हम बोलते हैं भगवान बिरसा। बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? बिरसा मुंडा आंदोलन साहूकारों, जमींदारों, दिकवों, सबों के विरुद्ध किया गया था। बिरसा मुंडा आंदोलन साहूकारों, जमींदारों, दिकवों, सबों के विरुद्ध किया गया था। दिकू कौन थे? जो झारखंड क्षेत्र के बाहर के लोग थे और यहाँ पर आकर बसे थे। निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य क्या नहीं था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य लगान नहीं देना नहीं था। बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य था स्वतंत्र मुंडा, दिकुओं को भगाना और एक नए राज्य की स्थापना करना बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य था। बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? रांची से। बिरसा मुंडा को कंपनी ने रांची से गिरफ्तार किया था। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था? 25 दिसंबर 1897 को। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार जो हमला हुआ था वह हुआ था 25 दिसंबर 1897 को। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 में किसे अनुमंडल बनाया गया? बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप गुमला को 1908 में एक अनुमंडल बनाया गया। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में गुमला को एक अनुमंडल बनाया गया। अब देखते हैं निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खूटकारी व्यवस्था को लागू किया गया? बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खूटकारी व्यवस्था बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप लागू किया गया। अब हम देखेंगे टाना भगत आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था? तो टाना भगत आंदोलन को कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? टाना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। टाना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? टाना भगत जो है वो उरांव जनजाति की एक शाखा थी। टाना भगत उरांव जनजाति की एक शाखा थी। जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे? जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे? जतरा भगत टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। जतरा भगत टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इससे पहले कि टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी। तो टाना भगत उरांव जनजाति की एक शाखा थी। टाना भगत उरांव जनजाति की एक शाखा थी। जतरा भगत जो है वह टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। जतरा भगत टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। निम्न में से किस आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? तो खरवार, संथाल या फिर टाना भगत? ना खरवार ने, ना संथाल ने, ना टाना भगत आंदोलन किसी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। सन 1857 का विद्रोह।
1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के किस गांव से प्रारंभ हुआ था? सन 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था। सन 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रहेगा आपको। वहीं पर चलिए, 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? तो मेजर लेस्ली की हत्या की गई थी। 1857 के विद्रोह के क्रम में मेजर लेस्ली की सर्वप्रथम झारखंड में हत्या की गई थी। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहाँ से नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने हजारीबाग से नेतृत्व किया था। हजारीबाग से 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेंद्र शाही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। 1857 में रांची का कमिश्नर डाल्टन था। 1857 में रांची का कमिश्नर डाल्टन था। पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? पलामू में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करता थे नीलांबर पीतांबर। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता थे नीलांबर पीतांबर। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने सिंहभूम से नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने सिंहभूम से विद्रोह को नेतृत्व किया था। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? झारखंड में मार्शल लॉ 10 अगस्त 1857 को लागू किया गया था। झारखंड में मार्शल लॉ 10 अगस्त 1857 को लागू किया गया था। रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में किन्हें फांसी दी गई थी? रांची के निकट टैगोर हिल पर उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दी गई थी। शेख भिखारी जी का जीवनी हमें खोरठा में सिलेबस में भी दिया गया है, तो हम वहाँ भी इसको अच्छे से देखेंगे। रांची के निकट टैगोर हिल पर उमराव सिंह और शेख भिखारी जी को फांसी दी गई थी। वहीं पर हम लोग देखते हैं 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस संपत्ति जब्त कर ली थी? जगन्नाथ मंदिर की। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी। पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता अर्जुन सिंह थे। पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता अर्जुन सिंह थे। निम्न में से किस अब हम लोग विविध देखेंगे। ठीक है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? तो यह कौन था? कंचन रॉय ने। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? कंचन रॉय ने। निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब होगा भगवत रॉय। ठीक है, किस भागवत राय जो कि एक पलामू के राजा थे, इन्होंने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया था। ठीक है, वहीं पर शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप रॉय के बीच 1644 ईस्वी में समझौता हुआ था। शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप रॉय के बीच 1644 में समझौता हुआ था। शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप रॉय के बीच 1644 ईस्वी में समझौता हुआ था। 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच समझौता हुआ था? तो 1692 ईस्वी में औरंगजेब और राम शाह के बीच समझौता हुआ था। 1692 में औरंगजेब और राम शाह के बीच समझौता हुआ था। सही जवाब है राम शाह। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह 1769 में हुआ था। 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़ एवं छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़, छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर जिसे नियुक्त किया गया था उनका नाम है एसपी विटली। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? तिलका मांझी को भागलपुर में 1785 में फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को भागलपुर में 1785 में फांसी दी गई थी। जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? जमींदारी पुलिस की शुरुआत 1806 ईस्वी में हुई थी। जमींदारी पुलिस की शुरुआत 1806 ईस्वी में हुई थी। 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना नामकुम में हुई थी।
1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना नामकुम, जो कि रांची में है, वहां हुई थी। 1836 ईस्वी में निम्न में से किस जिले की स्थापना हुई थी? 1836 ईस्वी में हजारीबाग जिले की स्थापना हुई थी। 1836 ईस्वी में हजारीबाग जिले की स्थापना हुई थी। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल 1837 ईस्वी में लागू हुआ। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल 1837 ईस्वी में लागू हुआ। 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ? तो 1845 ईस्वी में ईसाई धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ। 1800 कब यहाँ पर है कि 1845 ईस्वी में ईसाई धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ। 1845 ईस्वी में ईसाई धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ। तो इससे पहले ईसाई धर्म यहाँ नहीं था। उसके बाद देखिए 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था? 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था? छोटा नागपुर क्षेत्र में। 1859 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था। वहीं पर किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से छूटने के बाद राजधानी दोईसा में स्थापित कर अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया? तो इसका सही जवाब है दुर्जन शाह। दुर्जन शाह जहांगीर के काल में, जहांगीर जब शासन काल था उसका, तो वो क्या होता, वहाँ पर कैद हो गया था मुगलों के। वहाँ से छूटने के बाद राजधानी उसने दोईसा में स्थापित किया और वहाँ पर बहुत ही सुंदर आवासीय भवन और मंदिरों का निर्माण करवाया था दुर्जन शाह ने। अब हम लोग देखते हैं आगे, पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस वंश से संबंधित थे? तो पंचकोट का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा गोवंशी वंश से संबंधित थे। पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा गोवंशी वंश से संबंधित थे। छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है रांची के पठारी भाग को। रांची के पठारी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है। रांची के पठारी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है। झारखंड के किस शहर में आड्रे हाउस यानी कि गवर्नर हाउस स्थित है? तो इसका सही जवाब है रांची। झारखंड के रांची में आड्रे हाउस, गवर्नर हाउस स्थित है। छोटा नागपुर उन्नति, एक मिनट, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन 1915 में हुआ था। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन 1915 में हुआ था। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन 1915 में हुआ था। 1938 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? इग्नेस बेक के नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन इग्नेस बेक की नेतृत्व में हुआ था। वहीं पर 1941 ईस्वी में ओल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इसका संबंध किस जनजाति से है? संथाल जनजाति से। ओल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ था, इसका संबंध संथाल जनजाति से है। आपसे पूछा जा सकता है ओल चेमेट कब प्रकाशित हुआ? 1941 में। यह किस जनजाति से संबंधित था? संथाल जनजाति से। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन 1947 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन 1947 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था? निम्न में से जस्टिस रिचर्ड के द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था। जस्टिस रिचर्ड के द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था। निम्न में से किस जनजाति के बीच लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? निम्न में से किस जनजाति के बीच लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? तो इसका सही जवाब है हो जनजाति के बीच। ठीक है, अब आगे देखते हैं आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1952 में। आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन 1952 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी में झारखंडी पार्टी का विलय कब हुआ? कांग्रेस पार्टी में झारखंडी पार्टी का विलय कब हुआ? 1963 में। कांग्रेस पार्टी में झारखंडी पार्टी का विलय 1963 में हुआ था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1966 में। 1966 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन 1966 में हुआ था। हूल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। हूल झारखंड पार्टी का गठन 1968 ईस्वी में हुआ था। हूल झारखंड पार्टी का गठन 1968 ईस्वी में हुआ था।
1969 में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया? 1969 में कुर्मी समाज के द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था। 1969 में कुर्मी समाज के द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था। सोनोत संथाल समाज का गठन 1970 में हुआ था। सोनोत संथाल समाज का गठन 1970 में हुआ था। सोनोत संथाल समाज का गठन 1970 में हुआ था। मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसने किया था? मार्क्सवादी समन्वय का गठन A.K. रॉय ने किया था। मार्क्सवादी समन्वय का गठन A.K. रॉय ने किया था। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1969 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था 1973 ईस्वी में। वहीं पर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1981 में। 1981 ईस्वी में संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था। आगे देखते हैं, आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना कब हुई थी? आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना 1985 में हुई थी। आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना 1985 में हुई थी। 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, देखते हैं। प्रभाकर तिर्की। प्रभाकर तिर्की आजसू के पहले अध्यक्ष थे। वहीं पर झारखंड समन्वय समिति का गठन जो हुआ था, झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ था। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ था। 1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? तो भाजपा के द्वारा। 1988 ईस्वी में अलग वनांचल राज्य की मांग भाजपा के द्वारा की गई थी। 1989 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा। 1981 में भारत सरकार के द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। झारखंड में 1991 में किस पार्टी का गठन हुआ? झारखंड पीपुल्स पार्टी का। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन झारखंड में 1991 में हुआ था। 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे शिबू सोरेन और इसका गठन हुआ था 9 जून 1995 को। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू किस जिले में स्थित है? तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान जो उलीहातू है वह खूंटी जिले में स्थित है। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किला डोईसागढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? गुमला में। कहाँ पर? गुमला में। एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? तो उसका असुर जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था। मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में असुर जनजाति के साथ उसका संघर्ष हुआ था। मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को शासन कहते हैं। मुंडा जनजाति में खूंट का तात्पर्य क्या होता है? मुंडा जनजाति में खूंट का तात्पर्य परिवार से होता है। मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को पड़हा कहा जाता है। मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को पड़हा कहा जाता है। मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को पड़हा कहा जाता है। निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता? तो महतो जो होता है वह मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है। बाद बाकी पांडे, कर्ता और लाल जो होते हैं वो मुंडा समाज में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। मानकी किस जनजातीय समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? मुंडा। तो देखिए मुंडा जो है मानकी जो है मुंडा जनजातीय समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। मानकी मुंडा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी नागवंशियों को। प्रथम शताब्दी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई थी। प्रथम शताब्दी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई थी। अब हम लोग देखते हैं कि जो नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? नागवंशी राजाओं ने भुइंयर को कर वसूलने का आदेश दिया था। भुइंयर जनजाति को भुइंयर को कर वसूलने का आदेश दिया था नागवंशी राजाओं ने।
नागवंशी राजाओं ने भुइंयर को कर वसूलने का आदेश दिया था। 1916 में कर न दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? दुर्जन साल को। 1616 में कर न दे पाने के कारण दुर्जन साल को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था। किस शासक द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था? मुगल शासकों के द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना, जो कि एक प्रकार का कर है, वह मांगा गया था। अब हम लोग देखते हैं आगे मांझी शासन व्यवस्था। मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की? संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजातियों से प्राप्त की। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजातियों से प्राप्त की। मांझी शासन व्यवस्था में कौन मांझी की सहायता नहीं करता? मांझी शासन व्यवस्था में जो है लाल मांझी की सहायता नहीं करता। बाद बाकी गिरी, कुतवार और भंडारी मांझी के सहायक होते हैं। अब हम लोग देखते हैं मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते? मांझी शासन व्यवस्था में यौन अपराध, चोरी और तलाक पर निर्णय लिए जाते हैं, और हत्या के लिए वो लोग निर्णय नहीं लेते हैं। उसके लिए वह कोर्ट या फिर अदालत को ये इसमें इंटरफेयर करने की अनुमति। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को सरदार कहा जाता है। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को सरदार कहा जाता है। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांव के प्रधान को सरदार कहा जाता है। संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो जोग मांझी के सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। संथाल समुदाय में जोग मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? प्रनिक के द्वारा। किसके द्वारा? प्रनिक। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य को प्रनिक द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में मांझी के कार्यों को प्रनिक के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द का प्रयोग वरिष्ठ संजन के लिए किया गया है। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द का प्रयोग वरिष्ठ सज्जन लोगों के लिए किया गया है। कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? तो 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। बिटलाहा किस जनजातीय समाज का सबसे कठोर दंड है? बिटलाहा जो है वह संथाल जनजातीय समाज का सबसे कठोर दंड है। अब हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहोर किस समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है? खड़िया समुदाय से। ढोकलो सोहोर खड़िया समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है। ढोकलो सोहोर खड़िया समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है। निम्न में से कौन ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक है? निम्न में से कौन ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक है? तो करटाहा। कौन है? करटाहा। निम्न में ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक कौन होता है? करटाहा होता है, याद रखिएगा। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है उसे पाहन कहते हैं। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है उसे पाहन कहते हैं। ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 3 वर्षों के लिए होता है। ढोकलो सोहोर का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? देवान। खड़िया राजा का सलाहकार देवान होता है। खड़िया राजा का सलाहकार देवान होता है। खड़िया राजा के खजांची को तिंजौकड़ कहा जाता है। खड़िया राजा के खजांची को तिंजौकड़ कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति है। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति है। जंगल साफ कर खेत बनाने वाले को भुइंयर कहा जाता है। जंगल साफ करके खेत बनाने वाले को भुइंयर कहा जाता है। ठीक है, और भुइंयरों की जो जमीन होती है वह उरांव जनजाति की जमीन है, यह भी आप याद रखिएगा। भुइंयर जमीन, भुइंयरी। ठीक है, उसके बाद देखिए उरांव समुदाय में धार्मिक कृत्यों के संपादन कौन कराता है? उरांव समुदाय में धार्मिक कृत्यों के संपादन कौन कराता है?
हम लोग देखते हैं कि उरांव समुदाय में धार्मिक कृतियों के संपादन कौन कराता है, तो वह पाहन कराता है। उरांव समुदाय में धार्मिक कृतियों के संपादन पाहन के द्वारा कराया जाता है। निम्न में से कौन उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया होता है? उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया महतो होता है। उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया महतो होता है। उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया महतो होता है। किस समुदाय की यह प्रमुख उक्ति है? पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है। पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है। यह उरांव जनजाति की, उरांव समुदाय की प्रमुख उक्ति है कि पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है। दूध मैया गांव प्रथा का प्रचलन किस समुदाय में है? दूध मैया गांव प्रथा का प्रचलन किस समुदाय में है? तो वह उरांव समुदाय में है। अब हम लोग देखेंगे हो जनजाति की शासन व्यवस्था। मानकी मुंडा हो जनजाति की शासन व्यवस्था को देखेंगे। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था हो जनजाति से संबंधित है। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था हो जनजाति से संबंधित है। निम्न में से किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है? निम्न में से हो जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है। हो जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है। हो जनजाति का ग्राम प्रमुख किस नाम से जाना जाता है? हो जनजाति का ग्राम प्रमुख मुंडा नाम से जाना जाता है। हो जनजाति का ग्राम प्रमुख मुंडा के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को डाकुआ कहा जाता है। हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को डाकुआ कहा जाता है। निम्न में से किसके द्वारा कुल्हान की मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता दी गई? तो कुल्हान की मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन के द्वारा मान्यता दी गई थी। कुल्हान की मानकी मुंडा व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन के द्वारा मान्यता दी गई थी। याद रखिएगा, कुल्हान के मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किसके द्वारा? थॉमस विल्किंसन के द्वारा मान्यता दी गई थी। असुर जनजाति की शासन व्यवस्था देखेंगे। निम्न में से कौन असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते? तो बताइए, इसका सही जवाब होगा कोतवाल, बैगा, पुजार, गुड़ैत। ये सारे के सारे असुर पंचायत के अधिकारी होते हैं, लेकिन कोतवाल असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते हैं। असुर जनजाति की व्यवस्था में संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? असुर जनजाति व्यवस्था में संदेशवाहक का कार्य गुड़ैत करते हैं। असुर जनजाति व्यवस्था में संदेशवाहक का कार्य गुड़ैत के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग विविध देखेंगे। असुर सामुदायिक परिषद का संचालन कौन होता है? असुर सामुदायिक परिषद का संचालक कौन होता है? नायके। असुर सामुदायिक परिषद का संचालक नायके होता है। बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को प्रधान कहते हैं। बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को प्रधान कहते हैं। किस जनजाति के जातीय संगठन के प्रमुख को देहरी कहा जाता है? तो बथुड़ी जनजाति के जातीय संगठन के प्रमुख को देहरी कहा जाता है। बथुड़ी जनजाति के जातीय संगठन के प्रमुख को देहरी कहा जाता है। किस जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं? तो बेदिया जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं। मादी एवं गद्दी किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं? तो बिंझिया जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं। बिंझिया जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं मादी एवं गद्दी। मादी एवं गद्दी बिंझिया जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं। मादी एवं गद्दी बिंझिया जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं। बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी हैं। बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी बिरजिया है। बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी बिरजिया है। ठीक है, याद रहेगा। नाये किस जनजाति का मुखिया होता है? तो नाये बिरहोर जनजाति का मुखिया होता है। नाये बिरहोर जनजाति का मुखिया होता है। नाये बिरहोर जनजाति का मुखिया होता है। अब हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है? दिगवार। निम्न में से दिगवार जो होता है वह बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है। दिगवार बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है। बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान मुकद्दम होता है। बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान मुकद्दम होता है। बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान मुकद्दम होता है। सयाना एवं सीखे किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक हैं? तो बैगा जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक हैं सयाना एवं सीखे। अब हम लोग देखते हैं आगे, निम्न में से कौन बैगा समुदाय में संदेशवाहक का कार्य करता है? तो बैगा समुदाय में संदेशवाहक का कार्य चारीदार करता है।
बैगा समुदाय में संदेशवाहक का कार्य चारीदार करता है। बैगा समुदाय में संदेशवाहक का कार्य चारीदार करता है। चुहाड़ किस जनजाति का उपनाम था? चुहाड़ भूमिज जनजाति का उपनाम था। चुहाड़ भूमिज जनजाति का उपनाम था। किस जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है? चेरो जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है। पानरे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो चीक बड़ाइक जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग पानरे होता है। पानरे चीक बड़ाइक जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। पानरे चीक बड़ाइक जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या सयाना कहा जाता है, क्या महतो कहा जाता है या मांझी कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि गोंड जनजाति का ग्राम प्रधान इनमें से किसी को भी नहीं कहा जाता। तो गोंड जनजाति का ग्राम प्रधान किसे कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में 1 मिनट। गोंड जनजाति पानरे, इसके पहले जो था पानरे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो मैंने इसे बताया था, पानरे जो है चीक बड़ाइक जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। पानरे, याद कीजिएगा, पानरे चीक बड़ाइक जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। उसके बाद गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को सयाना कहा जाता है। गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को सयाना कहा जाता है। गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को सयाना कहते हैं। याद रखिएगा, याद कीजिए फिर से, गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को सयाना कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मलिक किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है? मलिक किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है? करमाली। मलिक जो है वह करमाली जनजाति के ग्राम प्रमुख को मलिक कहा जाता है। करमाली जनजाति के ग्राम प्रमुख को मलिक कहा जाता है। करमाली जनजाति के ग्राम प्रमुख को मलिक कहा जाता है। वहीं पर अब देखिए, किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सत गवैया पंचायत बैठती है? ठीक है। किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए, किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सत गवैया पंचायत बैठती है? तो करमाली जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सत गवैया पंचायत बैठती है। कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन पटेल के द्वारा किया जाता है। कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन पटेल के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति में यह प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति गांव का मुखिया होता है? तो खरवार जनजाति में यह प्रथा होती है कि गांव का जो वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति होता है वह गांव का मुखिया होता है। खरवार जनजाति में यह प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति गांव का मुखिया होता है। किस जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी, पचौरा या सतौरा कहते हैं? किस जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी, पचौरा या सतौरा कहते हैं? तो खरवार जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी, पचौरा या सतौरा कहते हैं। गौटिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? गौटिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? तो गौटिया जो है वह खोंड जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है। गौटिया खोंड जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है। याद रखिएगा, गौटिया खोंड जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है। 2003 में झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे मान्यता मिली थी? कोल जनजाति को 2003 में झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता मिली थी। किस जनजाति में बी ब्लड ग्रुप की अधिकता पाई जाती है? किस जनजाति में बी ब्लड ग्रुप की अधिकता पाई जाती है? तो कोल जनजाति में बी ब्लड ग्रुप की अधिकता पाई जाती है। बड़ा मुखिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? बड़ा मुखिया कोरबा जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है। बड़ा मुखिया कोरबा जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है। गोड़ायत एवं दीवान किस जनजाति प्रधान के सहायक होते हैं? गोड़ायत एवं दीवान माल पहाड़िया जनजाति प्रधान के सहायक होते हैं। गोड़ायत एवं दीवान माल पहाड़िया जनजाति के प्रधान के सहायक होते हैं। भैयारी एवं जाति गोट किस समुदाय के जाति पंचायत हैं? भैयारी एवं जाति गोट किस समुदाय के जाति पंचायत हैं? तो परहिया किस जनजाति के? परहिया के। भैयारी एवं जाति गोट परहिया समुदाय के पंचायत, परहिया जाति के पंचायत हैं। याद रखिएगा, भैयारी एवं जाति गोट परहिया समुदाय के जाति पंचायत हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन परहिया जनजाति का ग्राम प्रधान है?
तो परहिया जनजाति का ग्राम प्रधान होता है महतो। परहिया जनजाति का ग्राम प्रधान होता है महतो। परहिया जनजाति का ग्राम प्रधान होता है महतो। तो आपको ये जो हमारा झारखंड वस्तुनिष्ठ से मनीष रंजन सर की बुक जो 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, इससे हमने आज इतिहास को किया। आप इस वीडियो को 2-3 बार स्पीड बढ़ा के, स्पीड नॉर्मल रख के 2-3 बार आप इसे सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन जिसमें जो दिया गया है। उसके बाद झारखंड का इतिहास हम लोग ल्यूसेंट और ऑब्जेक्टिव्स के टॉपिक वाइज, टॉपिक से यहाँ पर टॉपिक जो हमारा आएगा उसमें टॉपिक्स भी होंगे और उसको समझा करके हम इसी तरह आपको पढ़ाएंगे भी और आपको वहाँ भी याद करवा देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में बताएं और अपनी तैयारी को एक पेस हमारे साथ देते हुए 70 दिन स्ट्रेटेजी 70 डेज जो मास्टर प्लान है, जिसमें हम लोग जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 और पेपर 3 को पूरा स्कैन कर देंगे। उसके 100 क्वेश्चंस और इसके 150 क्वेश्चन में हमसे क्या होगा, उसके सारे क्वेश्चंस हमसे लगने चाहिए। तो हम उस तरह से प्रिपेयर होंगे। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप अपनी तैयारी को एक मार्ग दिखाइए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को थोड़ा लोगों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त को बताइए, दोस्ताइन को, जिसको बताना है बताइए। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।